हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। अब हम लोग आ गए। देखो, हमने मैथ्स के सारे पेपर सॉल्यूशन, जो भी सारे सेक्शंस थे, सबका सॉल्यूशन कर दिया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइंस के हर एक सेक्शन का सॉल्यूशन दे देंगे। सेक्शन ए का ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन दे चुके हैं। अब मैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ फ्रॉम पेपर नंबर 2। पेपर 2 सेक्शन बी ऑफ साइंस। इस तरह से सेक्शन बी 3, सेक्शन बी पेपर 4 का, सेक्शन बी पेपर 5 का, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू देंगे। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जिसको भी कहीं पे भी करना, देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो वो चीज पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं जल्दबाजी में मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट साइंस कोशिश करेंगे कि एकदम परफेक्ट से आंसर दें, क्योंकि ऑलरेडी मैं फाइन करके प्रॉपर वे में टाइप करके फिर दे रहा हूँ। कि कई बार ऐसा होता है सर, आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, वो सब ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम में यूज करूंगा, बाकी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन। सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1। What is used for whitewashing of the walls of the house carried out? Explain the preparation by showing the chemical equation. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्या यूज होता है, तो देखो, अगर यहां पे लिखा हो तो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ व्हाट इज यूज्ड, तो हम लोग लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट इज यूज्ड, बट यहाँ पे व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो हम लोग बोल सकेंगे कैल्शियम स्लैग लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप बोलोगे स्लैग लाइन, यानी क्या होता है CaOH ट्वाइस। दिस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। इसको स्लैग लाइन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत बार स्लैग लाइन भी कहते हैं, तो स्लैग लाइन भी बोल सकते हो। एंड एक्सप्लेन द प्रिपरेशन बाय शोइंग द केमिकल रिएक्शन। तो प्रिपरेशन अगर बात करें तो CaO, ये O थोड़ा सा कैपिटल रहेगा, बड़ा सा O प्लस H2O gives CaOH ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी। अगर ऑब्वियसली ये हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, तो हीट एनर्जी भी आता है। तो ये बेसिक आइडिया जो मैंने बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अगर हाँ क्वेश्चन में पूछा होता सॉल्यूशन ऑफ व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो सॉल्यूशन ऑफ व्हाट मतलब सॉल्यूशन ऑफ व्हाट मींस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्विक लाइम, ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो आगे मैंने आंसर इसका टाइप किया हुआ है, तो आपको आंसर टाइप्ड आंसर बता देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ हाउस। स्लैग लाइम की जगह आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो यूज होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्लेकिंग ऑफ क्विकलाइम, मतलब उसको वाटर के साथ मिक्स करके क्विकलाइम को उसके साथ सॉल्यूशन बना के, एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, H2O लिक्विड, और कैल्शियम ऑक्साइड इट इज एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम लाइम वाटर। तो दिस इज द रिएक्शन विच यू नीड टू शो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बोल कर समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर। मेंशन द नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मतलब हर एक ऐसा नहीं बताना है कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो सॉलिड भी हो, लिक्विड हो, गैसेस भी हो, नहीं। यू कैन मेंशन द नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड में अगर नॉन मेटल की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, कार्बन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्सेट्रा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स है। तो लिक्विड में तो एक ही है एग्जाम्पल, लिक्विड में एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज ब्रोमाइन। आपको पता ही होगा लिक्विड के अंदर ब्रोमाइन आता है, एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में। और गैसियस में तो आपके पास दगलो है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप फॉर्मेट में भी रखा हुआ है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमाइन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, आप सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारे, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होगा, इसमें इतना टेंशन वाली बात। गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक, देखो ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले, ऑटोट्रॉपिक, इधर ऑटो और हेट्रो, पीछे मैंने आंसर आपको दिया हुआ है, बट जस्ट फॉर योर ऑटो एंड हेट्रो, सेल्फ फूड मेकिंग, जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, आंसर ये वाला मत लिखना, जस्ट सेल्फ फूड मेकर, ठीक है। मैं बोल सकता हूं नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, नॉट मेकिंग
देयर ओन फूड, का खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बोल सकते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, किसके लिए? डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है। फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दे आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेड, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है, वो डिपेंडेंट है फूड के ऊपर। फोर्थ, थर्ड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ये नहीं करते, नो फोटोसिंथेसिस, क्या भाई इनका काम नहीं है, तो नो फोटोसिंथेसिस आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे फिर एग्जांपल्स आप दे सकते हो, मैंने पीछे आपको दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फर्स्ट, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्व्स, this type of nutritional mode involves preparing food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight through the process of photosynthesis, मतलब photosynthesis होता है इसमें, no photosynthesis activity occurs। तो organism employing this mode of nutrition are known as producer, जो बना रहे हैं भाई, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, दूसरों के लिए भी मदद कर रहे हैं, they are known as producer। और जो खुद का खाना खुद नहीं बना रहे उनको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल में आगे प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एंगली, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, अलग एनिमल्स हैं, फंगाई हैं, बहुत सारे जो नॉन फोटोसिंथेटिक है ऑर्गेनिजम्स, वो सारे इसमें। इस तरह से आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो अच्छे से, ताकि सामने वाले को इजी हो। गिव डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ऑब्वियसली यू बोल सकते हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। यहां पे हम लोग सिंगल पेरेंट, देन सेक्स, क्या मैं बोल सकता हूँ रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल गैमेट्स बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर वेल डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ठीक है। यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पेसिफिकली, बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, उस तरह से मतलब उस वे में रिक्वायर्ड नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। देन आप यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इनमें गैमेट्स की जरूरत नहीं है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मुझे पता है हैंडराइटिंग सर, हैंडराइटिंग भाई क्योंकि एक्चुअली राइटिंग पेड इतना सुंदर है कि उसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं, बट ठीक है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। और एग्जांपल आप देख सकते हो ह्यूमंस एंड मेनी एनिमल्स, ह्यूमन एंड मेनी एनिमल्स, एग्जांपल देना हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अमीबा, अमीबा लिख सकते हो। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक एग्जांपल लिख सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इस तरह से आप सारे चीजें मेंशन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके लिए। इट इज यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट, इट इज बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, gametes are not formed, gametes are formed, no involvement of reproductive organ, presence of fully developed reproductive organs, the progeny and the parents are genetically identical, इसमें तो आइडेंटिकल होते हैं, ऑब्वियसली बात है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स है और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन वाले मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। द प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स of only one parents are inherited, characteristics of both the parents are inherited, ये ठीक है, बट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, बिकॉज इसको भाई हम लोग जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बेस पे इवोल्यूशन नहीं दिखता, बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशंस पे वेरिएशंस, भाई 2 अलग अलग पेरेंट्स से आपको जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, तो आगे जाके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हो सकता है। कैन गिव दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप जो भी आपको बेसिक अच्छे लगे वो पॉइंट्स आप सिलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो सेक्सुअली एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज होते हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से
दूसरा जो पर्सन है उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से वो ट्रांसमिट होता है। वैसे एग्जांपल्स आपके सिफिलिस हैं, गोनेरिया है, HIV एड्स हैं, बहुत सारे डिजीज हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट डेफिनेशन लिख दिया है, द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, the main change is not any other physical contact but the sexual contact with an infected person are called sexually transmitted disease. Example gonorrhea and syphilis. आप यहाँ पे HIV एड्स, आप एड्स भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज एड्स आल्सो इट इज इन्वॉल्व, बहुत सारे हैं बट स्टिल दिस वे यू कैन से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेन चीज वही है, समझ में आना चाहिए, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, as shown in the figure below, a thin beam of white light is incident on a glass prism forms a spectrum ranging between Y and X. Write the name of the phenomena occurring above. देखो सबसे पहले फेनोमेना की अगर बात करें तो यहां से तो हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद आपका होता है डिस्पर्जन, फिर रिफ्रैक्शन। तो मैं बोल सकता हूं दो फेनोमेना है बट मेनली डिस्पर्जन है। तो मेन फेनोमेना इन्वॉल्व इन इज डिस्पर्जन, बट रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन बोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्जन, ताकि कंफ्यूजन ना रहे इसलिए दोनों लिख दिया। राइट द नेम ऑफ द कलर्ड रे एट द पॉइंट एक्स। तो एक्स सबसे ज्यादा बैंड कौन सा होता है? तो वायलेट, और सबसे कम बैंड कौन सा होता है? तो रेड। तो एक्स के ऊपर वायलेट कलर और एंड एट वाई पॉइंट जो है रेड कलर। दैट इज कैन मेंशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना हम जो पूछा है वो लिखा हमने। आगे, define electric current, write its formula in SI unit. इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दोनों ही चीज एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक करंट इज लिखना भूल गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। राइट इट्स फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी, वेर Q क्या है? Q हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, T हो गया टाइम, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और SI यूनिट, SI यूनिट की अगर बात करें हम लोग दैट इज एम्पियर। क्या SI यूनिट जो है एम्पियर, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे मैंने आंसर लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग की चिंता ना करे। रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई टी, वेर I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट, Q इक्वल्स टू चार्ज, T इक्वल्स टू टाइम। SI यूनिट इज एम्पियर, यहाँ पे ब्रैकेट में A कैपिटल A जरूर लिख देना ताकि इजी रहे, एम्पियर। ठीक है, SI यूनिट क्या है? एम्पियर। मार्क्स का क्वेश्चन था, डिटेल्स जो पूछी थी हमने लिख दी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, an electric bulb used in your home has a rating of 100 watt and a refrigerator has a rating of 500 watt. If these devices are operated for 12 hours per day, then what would be the expense to run them 10 days at the रेट ऑफ ₹8 पर किलोवाट आवर? देखो सबसे पहले पावर हम लोग देखें, दैट इज 100 वॉट का बल्ब है प्लस 500 वॉट का, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ रेफ्रिजरेटर, तो टोटल पावर हम लोग बता सकते हैं 600 वॉट। अब ये 12 घंटे 10 दिन के लिए यूज हो रहा है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? टोटल पावर इक्वल टू 600 इंटू 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 72,000 वॉट आवर। अब 72,000 वॉट को यूनिट्स, तो मैं बोल सकता हूँ यूनिट्स कितना होगा? यूनिट्स इक्वल्स टू 72 किलो वॉट आवर। 1000 है, 1000 को मैं किलो वॉट आवर में लिख सकता हूँ। अब 1 किलो वॉट आवर का प्राइस क्या है? ₹8। तो कॉस्ट इक्वल्स टू यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू रेट, यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू रेट, तो यूनिट्स कंज्यूम कितना है? 72, रेट कितना है? 8, दैट इज इक्वल्स टू 8 टू द 16 1 56 576, तो ₹576। ये मैंने वैसे पीछे सॉल्व किया हुआ है। पावर आपका हो गया 600 वॉट, टोटल पावर कंज्यूम दैट इज 600 इंटू 12 इंटू 10 दैट इज 72,000 वॉट, टोटल यूनिट्स कंज्यूम 72 किलो वॉट आवर, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू यूनिट इंटू 8, 72 इंटू 8 दैट इज 576। मिल गया? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, गिव डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। देखो डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, दिस इज एक्स एक्सिस, हाँ ये बोलना नहीं तो सर बोलेगा ये क्या है, दिस इज वाई। ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रिप्रेजेंट इस तरह से होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल का कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ
both positive and negative, bidirectional, both पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। फिर डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना मुश्किल है, लेस एक्यूरेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर। ये हैंडराइटिंग मत देखिएगा भाई, बहुत एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे आपको बता। AC is easy to be transferred over longer distance between two cities without much energy loss, ठीक है। DC cannot be transferred over a long distance, it loses electric power, ये मैंने बताया। Frequency of AC is dependent upon the country, but generally the frequency is 50 Hz or 60 Hz. DC has no frequency और zero frequency, उनकी कोई frequency नहीं है क्योंकि वो सिंगल है। मैंने आपको जैसे यहाँ पे अब ये डायग्राम बता सकते हो, बना सकते हो ताकि आपको इजी रहे। AC का इस तरह से डायग्राम रहता है और डायरेक्ट करंट का जो डायग्राम है वो स्ट्रेट यूनिडायरेक्शन। AC flows changes its direction forward and backward periodically. It flows is single direction, and ये bidirectional, ये unidirectional. अब used in household appliances such as fan, light, TV, etc. Used in appliances such as wall clock, remote, torches, etc. मतलब डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ यूज होता है, उसका एग्जाम। तो ये फिगर भी ड्रॉ कर दोगे, आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, carefully observe the given diagram and answer the questions related with. Give the name of A and mention its category. A देखो ये बीच में है, अब A क्या है? अब देखो यहां से प्रोड्यूसर्स है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉपिक। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से यहां जा रहा है तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, लेवल इज फोर्थ। और ये क्या है, मेंशन इट्स कैटेगरी, तो कार्निवर्स हो गए, ठीक है। वो कार्निवर्स हैं क्योंकि वो भाई जो कैट वगैरह है वही खा रहे हैं। ये इनको मैं बोल सकता हूँ प्रोड्यूसर्स हैं भाई, ये कंज्यूमर्स हर्बीवर्स हो गए, ये ओमनीवर्स हो गए, ये कार्निवर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर बोल सकता हूँ, कार्निवर्स बोल सकता हूँ, और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। गिव द नेम ऑफ बी। बी कहाँ दिख रहा है, तो बी ये रहा डिकम्पोजर्स, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, डेड बॉडी से एक्सक्रीटा वेस्ट को। तो डिकम्पोजर का फंक्शन क्या है, टू डिकम्पोज the dead remains of the plants and animals body so that it can clean the environment. तो environment को clean करते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। A is the fourth tropic level and it is a tertiary consumer and belongs to carnivorous animals, ठीक है। B is a decomposer and its function is to decompose the dead remains of the plant and animals into nitrates and nitrites and clean the environment. वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है ताकि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए। तो क्लीन दी एनवायरनमेंट, ये दोनों आप क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 35, गिव द साइंटिफिक रीजन इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। अब देखो पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स का कंट्रोल भाई बहुत यूज किया जा रहा है आजकल, उसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी। नॉर्मली देखो पेस्टिसाइड्स हम लोग क्या डाल रहे हैं प्लांट्स में, क्रॉप्स वगैरह जो है, पेस्टिसाइड्स हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स प्लांट से कहाँ जाएगा, सपोज मान लेते हैं हर्बीवरस एनिमल्स के पास जाएगा, ठीक है। हर्बीवर्स से कहाँ जाएगा, तो भाई ओमनीवर्स और कार्निवर्स बोल सकता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रॉपिक लेवल इज। अब सबसे ऊपर कौन आता है, भले हर्बीवर्स समझो, कार्निवर्स समझो, सबसे ऊपर आता है ह्यूमन। तो ह्यूमन की हेल्थ को भी नुकसान है, प्लस एनिमल्स जो ले रहे हैं उनको भी नुकसान है, और धीमे धीमे एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था 13 चैप्टर में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी। तो धीमे धीमे जो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स होते जा रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी, डिजीज, कैंसर भी हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाई वी शुड स्टॉप। आंसर मैंने लिखा हुआ है, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स कैन कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, एयर लीडिंग टू पॉल्यूशन, ठीक है। कंटेमिनेट कर सकते हैं मतलब पॉल्यूशन कर सकते हैं। दिस कैन हार्म नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली बात है, हम लोग पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करें, लेकिन वो जो हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द फूड चेन कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है या बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है, पोजिंग हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। एनिमल्स भी बोल सकते हो, सबको। तो उसको हेल्थ रिस्क मतलब इवन दे कैन डाई। अगर केमिकल्स ज्यादा है तो कैंसर हो सकता है, हेल्थ रिस्क हो सकता है, वो चीज जरूरी है।
Carefully observe the given diagram and answer the question related to it. Identify the part structure X and state any two process that occur through it. ये तो हो गया आपका स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर बोल सकता हूं क्योंकि ये तो ओपन है, लेकिन स्टोमेटल पोर, ठीक है, जो खुलता है और इसके थ्रू दो प्रोसेस क्या होता है, तो एक ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? तो जो वाटर है उसका इवोपोरेशन, लॉस, लूजिंग द वाटर वी कैन से. जो भी प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर या कुछ भी है तो वो इवोपोरेट होता है. जब भी स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है तो इवोपोरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन. और सेकेंड होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो चीज बोल सकते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन, लेवल पार्ट जेड. पार्ट जेड हो गए गार्ड सेल्स. जेड क्या हो गए? गार्ड सेल्स, ठीक है. ये सेकंड नंबर जो है वो गार्ड सेल्स है. स्टेट द कंडीशन यू थिंक. राइट नाउ द कंडीशन इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, या स्टोमेटल ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. द कंडीशन जो बताई हुई है वो स्टोमेटा अभी ओपन है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Part X is a stomatal pore through which this stomata does the following process: transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide. Part Z is a guard cell. The condition given in the figure is when the stomata is open and exchange of gases or transpiration takes place या taking place. ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर आइडिया के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 2. Name the device that use electric current and magnetic field. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करने वाले अगर ऐसे देखें तो मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, मोटर जनरेटर. अगर मशीन्स देखो तो MRI मशीन्स हैं. आप स्पीकर्स दे सकते हो, टेलीविजन दे सकते हो, टीवी लिख सकते हो, टीवी, रेडियो, स्पीकर, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं एक्सेट्रा आप कर सकते हो. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. Devices that use electric current and magnetic field include electric motors, generators, transformers, electromagnets, inductions, MRI machines, speakers, etc. तो बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो. मार्क्स का क्वेश्चन है, यू कैन मेंशन इट. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, पेपर नंबर 2. साइंस का जो पेपर 2 का सेक्शन बी हमने सॉल्व किया. इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले भाई. ये चीज याद रखे, आगे से आगे आपको इसी तरह से हम लोग अपडेट देते जा रहे हैं. आपको जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ इसका हमें डिटेल चाहिए, ये चाहिए, ताकि मैं उसको फॉरवर्ड कर सकूं. और आपके पास कोई और पेपर सॉल्यूशंस हैं जिसकी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो यू कैन सेंड मी द पेपर सॉल्यूशंस. आपको मेल आईडी AKSH333@gmail.com पे भेज सकते हो, ठीक है, या फिर डिजिटल मैथ्स 333@gmail.com, दोनों में से कोई भी मेल आईडी पे भेज सकते हो, ठीक है. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.